मैं अभी प्रोफेसर संतोष कुमार के समक्ष बैठा हूँ। प्रोफेसर संतोष कुमार वैसे बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सिविल के प्रोफेसर रहे हैं, जो कि अभी NIT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन वहाँ से अवकाश प्राप्त प्रोफेसर। लेकिन साथ साथ उनका झुकाव, उनका रुझान वो सांस्कृतिक गतिविधियों पे भी रहा, कार्यक्रमों के को करवाते रहे कॉलेज में। फिर बाद में नाट्य संस्थाओं से जुड़े, जैसे सर्जना के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। और पटना की बहुत सारी संस्थाएं आपसे आकर किसी भी विषय पे जो उनसे संबंधित विषय हो तो उनके सुझाव लेते हैं, और वे सुझाव काफी उपयोगी रहे हैं। ये तो एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू ये है कि वैसे तो आप उच्चतर शिक्षा देते रहे लोगों को, क्लास जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को पढ़ाते रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ पढ़ने वाले, सीखने वालों में हर तरह के लोग होते हैं, चाहे PhD करने वाले लोग हों, 9th के हों, ग्रेजुएशन को हों, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी निःशुल्क पढ़ाते रहते हैं। और राजनीतिक रूप से भी सजग, जैसी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के वे बुद्धिजीवी जो सेल है उसके अध्यक्ष भी हैं। तो आइए ऐसे जो बहुमुखी प्रतिभा, बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी प्रोफेसर संतोष कुमार से बात करते हैं। सबसे प्रणाम सर। तो बातचीत शुरू करने के पहले, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके सामने रहने के बहुत सारे विकल्प हैं जहां आप रह सकते थे। अमेरिका रह सकते थे, आप सिंगापुर रह सकते थे, आप जयपुर रह सकते थे, बहुत जगह। लेकिन आप पटना में ही रहना क्यों पसंद करते हैं? पटना से क्या, किस तरह का लगाव आप लोग? देखिए, पटना जो है मैंने छोड़ा था एक बार, और मैं जयपुर चला गया था। 4 साल का मैं वहाँ रहा, डिफरेंट कॉलेजेस में प्रिंसिपल रहा। और मैं जाता था वहाँ पर नाटक देखने। लोग मेरी तरफ देखते थे कि ये कौन नया व्यक्ति आ गया देखने के लिए नाटक, क्योंकि नाटक देखने वालों की एक पर्टिकुलर जमात होती है। उसमें एक कोई नया आदमी जाता है तो वो सब जिज्ञासा का विषय बन जाता है। तो मैं जब वहाँ जाता था, वहाँ पर मैं सुबह उठता था तो देखता था कि सब चीज़, पूरा शहर साफ है। रेगिस्तानी वो होने के बावजूद भी पानी की व्यवस्था पूरी ठीक है, हर कुछ सब कुछ ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर भी बाय एंड लार्ज उस समय ठीक था। लेकिन मुझे वो शहर सोया हुआ सा लगता था। पटना में बहुत कुछ था, गंदगी भी थी, फ्लडिंग हो जाता, पानी भर जाता है, सड़क पर मुर्गे काटते रहते हैं लोग, तरह तरह से मारपीट भी होती है। कि कोई मारपीट हो रही है, आपने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने कहा ये हमारा पर्सनल मामला है। कोई व्यक्ति अपनी भी पत्नी को पीट रहा है, और अगर आपने इंटरवेंशन करने की कोशिश की तो वो बोलेगा कि ये आप जाइए, हमारा अपना मामला है। इस तरह से पटना। तो फिर मैं पटना वापस आ गया, क्योंकि मुझे लगा कि ये सोया हुआ शहर नहीं है, इसमें स्पंदन है जी। पटना में स्पंदन है, और वो स्पंदन मुझे बहुत पसंद है। चाहे उसमें बहुत सी बातें जो हमें परेशान करती हैं वो हैं, लेकिन हम उनका समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। और जैसे मैं आपको बताऊं कि एक बार मुझसे यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे छात्र रहे हैं, उन्होंने हमसे एक बार पूछा कि सर हमारे राज के बारे में बताइए कैसा है। तो हमने उनसे तुरंत कहा कि भाई पहले तो राज शब्द इस्तेमाल करना बंद कर दो, आपका राज नहीं है, राज जनता का राज है। तो बोले आप हमको कुछ फीडबैक दीजिए। तो हमने उनसे कहा कि भाई आप अखबार नहीं पढ़ते हो, उसमें तो रोज निकलता है कि कहाँ पानी भर गया, कहाँ क्या हो गया, कहाँ ट्रैफिक जाम हो गया, कहाँ पर मर्डर हो गया, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने हमसे कहा कि सर क्या आप समझते हैं कि ये मुख्यमंत्री लेवल पर होना चाहिए इसका सोल्यूशन, या अफसर हैं उन लोगों को? मैंने कहा कि देखो ऐसा है कि जिस समय पान की दुकान पर या किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में जब बातचीत होती है तो लोग, कोई नहीं जानता है कि कौन कमिश्नर है, कौन क्या है। सब बोलते हैं कि नीतीशवा का राज हुआ ऐसे ही जैसा ललुआ का राज था। तो आपके ऊपर ही ब्लेम आता है।
इसलिए आपको इसकी चिंता करनी है, आपको और इसको कहते हैं गवर्नेंस। तो गवर्नेंस तो आपकी होनी। तो उन्होंने कहा कि भाई सर टाइम नहीं मिलता है। हमने कहा कि आप पढ़ते नहीं हैं आजकल, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं आप। दुनिया भर में इतना लिटरेचर है पॉलिटिक्स का, दूसरों के अनुभव से सीखने की ज़रूरत है। आप नहीं पढ़ते हैं, एक ज़माने में लोहिया को पढ़ते थे, आप आज नहीं पढ़ते हैं। बोले समय नहीं मिलता है। तो हमने कहा कि समय तो दरबारी से आपको नहीं मिलता है। 5 आदमियों को बिठा लीजिएगा, वो आपको तारीफ करेंगे, आप खुश हो रहे। आपको ज़रूरत है पढ़ने की और उससे सीखने की ज़रूरत है, और सारा काम आपका। और वो पढ़ सकते हैं क्योंकि पढ़े लिखे हैं। गवर्नेंस। तो इस बात पर, इस पटरी पे फिर से आएंगे, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे, बल्कि हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे और आपके श्रीमुख से कि अपने बारे में बताएं कि आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं। मैंने पटनाइट, मैंने पटनावासी होने के पहले कहाँ से थे? देखिए ऐसा है कि पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ? हाँ, हम हमारा जो वो है परिवार, वो एक ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग करता है जो किसी ज़माने में हरियाणा राजस्थान क्षेत्र में रहती थी। वहाँ से मूव करके जो उत्तर प्रदेश में आए और करीब 60-70 साल पहले बिहार में आ गए। तो हमने एक बार किसी ने पूछा, उन्होंने कहा आप तो यूपी के रहने वाले हैं। तो हमने कहा कि भैया ये बताओ बिहार के रहने वाले कितने साल में बनता है आदमी? तो कहा कि वही 10 साल में बनता है। तो हमने कहा हमें 70 वर्ष हो गए यहाँ रहते हुए, तो अब तो हम बिहारी हो गए। लेकिन अगर हमारा जो मूवमेंट है अगर उसको ट्रेस किया जाए तो हम हरियाणा से इधर आए, तो हो सकता है उसके पहले ताशकंद में रहते हों हमारे और पूर्वज लोग। तो ये कहा नहीं जा सकता कि हम कहाँ से आए। लेकिन मेरा जन्म बरेली में हुआ था, जो बांस बरेली जिसको कहते हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है। तो वहाँ पर मेरा जन्म हुआ, वहाँ से हमने इंटर मैट्रिक पास किया। हमारा घर था वहाँ पर, और हमारे पिताजी तब शिफ्ट कर गए थे बिहार में जी। हमने वहाँ से मैट्रिक किया, इंटर किया, और इंटर करने के बाद हम भी यहाँ आके बस गए। मतलब हमारे उसके बाद हमारा कंपटीशन हमने दिया इंजीनियरिंग का, तो हम जमशेदपुर में हमारा एडमिशन हो गया। वहाँ से इंजीनियरिंग पास किया, लेकिन पढ़ाई से बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता था। उस समय मन करता था कि कुछ और करें, बिजनेस करें ये। लेकिन फिर बीएससी इंजीनियर बी किया। बी करने के बाद मन नहीं लगा डिपार्टमेंट में, थोड़ा दिन काम किया उत्तर प्रदेश में किसी एक डिपार्टमेंट। फिर हम चले आए रुड़की, हम चले गए एमई करने के लिए। एमटेक किया, और फिर उसके बाद बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में नौकरी लग गई, और यहाँ 40 बरस पढ़ाया। बीच में विदेश जाने का मौका भी मिला, वहाँ पर भी अध्ययन किया, कुछ खास तौर से जल संसाधन से संबंधित। लेकिन एक मन में कहीं ना कहीं एक सोशल भावना थी कि समाज के लिए भी कुछ करें। तो हाँ, तो रुड़की में हमने एमई किया वाटर रिसोर्सेज में, जल संसाधन से संबंधित। और उसके बाद हमने थोड़ा सा नौकरी बहुत सारी उस समय मिल गई हमको, तो लेकिन मन नहीं लगा। तो फिर हम एमई करने के लिए रुड़की चले गए। यद्यपि मेरा पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता था, लेकिन फिर भी हम वहाँ चले गए रुड़की में। हमने वहाँ पर डॉक्टर भरत सिंह एक बहुत ही वर्ल्ड रेनाउंड प्रोफेसर थे, उनके अंडर में हमें काम करने का अवसर मिला। तो हम रुड़की में हमने एमई किया। एमई करने के बाद यहाँ पर हमने ज्वाइन कर लिया बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को, जो पटना विश्वविद्यालय का अंगीभूत महाविद्यालय था। यहाँ पर ज्वाइन करके 40 बरस यहाँ पढ़ाते रहे। बीच में विदेश जाने का मौका मिला, हॉलैंड गए हम, और हॉलैंड में काफ़ी वो एडवांस है वाटर रिसोर्सेज के संबंध में, जल संसाधन के संबंध में। वहाँ पर हमने ट्रेनिंग लिया। उसके बाद जब हम वापस लौटे तो कुछ काम हमने वहाँ हॉलैंड में भी अपना करके रखा हुआ था, वो सबको इकट्ठा करके, और फिर हमने यहाँ पीएचडी किया पटना विश्वविद्यालय से पीएचडी किया। और इसके बाद जब रिटायरमेंट के पहले 5-7 साल बल्कि और 8-10 साल पहले से ही जो बगल चपरासी के बच्चे होते थे, जो गरीबों के बच्चे जिनको ट्यूशन के पैसे नहीं खर्च कर सकते थे, उन लोगों को हमने जमा करके हम रोज़ शाम को पढ़ाते थे 3:30 बजे से 6:30 बजे तक, 3 घंटे शाम को। रिटायरमेंट के बाद भी वो सिलसिला जारी रहा।
और आज भी वो जारी है, जबकि मेरी उम्र 78 साल हो गई है, लेकिन वो मेरे पास अभी भी 18 बच्चे आते हैं पढ़ने। मोस्टली अधिकांश उसमें गरीबों के बच्चे हैं, एक दो बच्चा जो है रिक्वेस्ट पर आते हैं, जो जान पहचान के लोग हैं, हालांकि अमीर हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं आप ही से पढ़ना है बच्चों को। तो इस तरह से हम शाम को बच्चों को पढ़ाते हैं। सर एक बात जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि हॉलैंड गए थे आप, तो लोग पढ़ने देश विदेश जाते हैं, विदेश, लेकिन पढ़ाई करके चले जाते हैं और सिर्फ पढ़ाई करके आते हैं। लेकिन आप जहाँ भी है, जैसे हॉलैंड के बारे में अक्सर बातें जब होती थी तो बहुत सारी बातें बताते थे आप, कि खेती के बारे में भी बताते थे, वहाँ की व्यवस्था के बारे में। तो आप मतलब पढ़ाई के साथ साथ समय कैसे निकाल लेते हैं इन बातों को जानने के लिए? मतलब इन बातों को जो बच्चों को पढ़ाना। नहीं, पढ़ाई के अलावा जो बातें होती हैं। अच्छा, हाँ। देखिए ऐसा है कि एक शब्द है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेजमेंट ठीक से करें तो आपके पास बहुत समय बचता है। लेकिन अगर आप जो है टाइम मैनेजमेंट नहीं करें और खाली गप्पास्टिक जिसको बोलते हैं करते रहें, बैठ के 5 आदमी बैठ गए और वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हैं। जैसे मान लिया टीवी में कुछ प्रोग्राम ऐसे आते हैं जिनको, जैसे मान लिया कि ये जो तुम जिनका नाम ले रहे थे अभी, क्या कहते हैं ये, कपिल शर्मा का वो आता है, तो मैं उसमें टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ, इसलिए कि मुझे लगता है कि अगर किसी पुरुष को स्त्री का ड्रेस पहना करके आप कहें तो वो हाथ से पैदा कर ही सकता है। तो मुझे वो बहुत अपील नहीं करता है। कुछ चीज़ें कभी कभी देख लेता हूँ, लेकिन मुझको लगता है कि लोग बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट करते हैं, बहुत टाइम बर्बाद करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए आपका। आप सुबह उठते हैं किस तरह से, 8 घंटे आपको सोना है या 7 घंटे सोना है हमारी उम्र में, तो 7 घंटे सोने के बाद आपको 17 घंटे टाइम मिलता है। और 17 घंटे में अगर आप दैनिक क्रियाओं से 2 घंटे आप उसमें लगा दीजिए तो अभी 15 घंटे टाइम मिलता है। और आप बहुत तरह से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात की आपने, टाइम मैनेजमेंट की बात की। और क्योंकि आप इंजीनियरिंग के प्रोफेसर रहे हैं और छात्रों के साथ भी बहुत आपका दोस्ताना व्यवहार रहा है। क्योंकि आमतौर पे जो शिक्षक होते हैं उनका एक खौफ होता है छात्रों पे, वो खौफ नहीं रहा, बहुत दोस्ताना रहा है। बहुत सारी गतिविधियों में आप जो आपने एक टाइम मैनेजमेंट की बात की, तो वो कैसे, आप किस तरह लोगों को क्या सलाह देंगे, कैसे टाइम मैनेजमेंट करें? नहीं, देखिए हम सारे अपने स्टूडेंट्स को ये बोलते हैं कि तुम हमारे साथ बैठो और ये बताओ सुबह से क्या क्या तुमने किया। जैसे सुबह हम उठते हैं सो के, मान लीजिए 5 बजे हम सो के उठते हैं, 1 घंटा, हम इस समय का टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो 1 घंटा एक्सरसाइज हम करते हैं। उसके बाद हम चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद हम 2 घंटे पढ़ते हैं। 2 घंटे पढ़ने के बाद फिर हम नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद फिर 1 घंटा पढ़ते हैं या लिखते हैं। लोगों की समस्याएं हैं, लोगों की रिक्वेस्ट हैं बहुत सारी। कोई कहता है कि मेरे लिए ये लिख दीजिए, मेरे लिए ऐसा लिख दीजिए सर। तो इस तरह से हम करीब दिन भर में 5 घंटे पढ़ते हैं। 5 घंटे पढ़ते हैं, 7 घंटे सोते हैं, तो 12 घंटे हो गए ये। इसके अलावा भी हमारे पास 2 घंटे दैनिक क्रियाओं में चले गए, तब भी बहुत टाइम बचता है। 5 घंटे पढ़ना मामूली बात नहीं है, उसमें आप बहुत कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर आपको कोई टैलेंट है। हर एक का कोई ना कोई टैलेंट। एक लड़की है, वो उसने एक वो खरीदा हुआ है ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट, और उसने एक ब्लड टेस्ट का इंस्ट्रूमेंट खरीदा हुआ, और वो जाके पार्क में बैठ जाती है सुबह सुबह। और वो जितने भी लोग हैं टहलने वाले, क्योंकि हेल्थ रीजन से जाते हैं टहलने, उनका सबका ब्लड प्रेशर लेती है और 10-10, 20-20 रुपया करके कमाती है। तो वो 2-4 घंटे बैठ करके वहाँ पर अपना, so that is a part of time management. How do you use your time? अपना समय आप किस तरह से उसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब प्रोड्यूस करने को क्या मतलब आप बचा सकते हैं, नहीं कुछ उसमें आप इस्तेमाल, हाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रोड्यूस कर सकते हैं कुछ अच्छा ऐसे तो निर्माण होता है, बना सकते हैं, हाँ कुछ सृजन कर सकते हैं। सृजन कर सकते हैं। तो अब जैसे
एक मैगजीन हमने उठाई जी। और उसके हमको आर्टिकल बहुत अच्छा लगा, इंग्लिश में है वो आर्टिकल, तो हम उसकी हिंदी कर देते हैं और हिंदी करके भेज देते हैं। एक जैसे इसमें निकलता है मैं भी, ये जो है ये जो आई नेक्स्ट में एक निकलता है कि मैं भी हूँ पत्रकार या कुछ निकलता है ना, वो कोई इशू, तो उसमें हमने भेज दिया, एक फोटो खींच करके भेज दिया कि भाई यहाँ इतनी गंदगी है, ये है। मतलब ये है कि आपका सरोकार होना चाहिए समाज के साथ, समाज के साथ जुड़ाव होना चाहिए, और उस समाज के लिए आप क्या कुछ निर्माण कर सकते हैं, क्या कुछ अच्छी बातें उसको बता सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और ये मेरा सौभाग्य है कि हमारे पिताजी 100 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई, 101 साल की उम्र में, और उन्होंने भी ये सृजन का काम वो करते रहे बराबर, उससे हमको भी काफ़ी प्रेरणा मिली। और बल्कि वो तो ये कहते थे मुझे अपने बेटे से प्रेरणा मिली है, ये लोग दिन भर पढ़ते रहते हैं तो मुझे भी पढ़ने की प्रेरणा मिली इस उम्र में। तो मुझको लगता है कि अगर हम समय का सदुपयोग करें, आमतौर पर लोग समय का दुरुपयोग करते हैं, समय का सदुपयोग अगर हम करें तो मुझको लगता है कि बहुत अच्छा। अब जैसे मान लिया कि नीचे में क्रिकेट खेलते हैं बच्चे जी। तो मैं जाता हूँ वहाँ पर बैठ जाता हूँ आधे घंटे, तो क्या वो सदुपयोग है या दुरुपयोग है? सदुपयोग इस तरह से है कि मुझे धूप मिलती है, विटामिन डी मिलता है, वो सदुपयोग हुआ। दूसरा सदुपयोग ये हुआ कि मैं उसमें स्पॉट करता हूँ कि ये लड़का बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, मैं उसको बुलाता हूँ, मैं उसको कहता हूँ कि तुम क्या है पिताजी, क्या हो? पिताजी मेरे बार्बर हैं, नाई है। तो मैंने उसको कहा कि तुम्हें जो है कैसे तुम यहाँ पर इतना पैसा खर्च करते हो, बॉल आजकल आती है इतने की, ये सब। तो बोला कि हाँ सर दिक्कत तो होती है। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है तुम मेरे पास आना, हम तुम्हें मदद करेंगे। तो इस तरह से उन लोग को मदद करने की कोशिश करते हैं। हम बिना शुल्क के पढ़ाते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि बिना पैसे के पढ़ाते हो तो सीरियसनेस नहीं आती है बच्चों में। फैक्ट भी है कि मतलब अगर फ्री में कोई चीज़ मिल रही है तो वो अच्छी नहीं है, ऐसा लोगों में फीलिंग रहती है। लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली हूँ इस मामले में कि अभी हमारे पिताजी की मृत्यु हुई और ये कोविड का पीरियड था, तो ये एक कष्ट हुआ कि भाई लोग आ नहीं रहे, मतलब हमारा बेटा भी नहीं आ सका, हमारे भाई भी नहीं आ सका, हम और पत्नी घर संभाल रही थी, हम शमशान भूमि में खड़े हुए अकेले, उनके रिलेशन। लेकिन जिन बच्चों को हमने पढ़ाया था उनके पेरेंट्स जमा हो गए 15-20, और वो पूरा हमें पूरा साथ दिया उन्होंने। हम इस कुर्सी पर बैठ के हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ा, उन लोगों ने सबने मदद की। तो एक सपोर्ट सिस्टम भी आपका डेवलप होता है इस तरह से, अगर आप पढ़ाते हैं, लोगों से कांटेक्ट में रहते हैं, तो एक सपोर्ट सिस्टम। हम क्योंकि नाटक से बहुत संबंधित रहे तो उसमें भी एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप हुआ। जिस समय ये हुआ उन्होंने हमको फ़ोन किया कुछ लोगों ने कि अगर आपको कोरोना से पॉजिटिव आप आ जाएं तो आप हमको मत भूलिएगा, हम सब इंतज़ाम कर देंगे ना, डॉक्टर हैं वो, एम्स में डॉक्टर हैं वगैरह। तो एक सपोर्ट सिस्टम भी डेवलप हो जाता है इस तरह से। तो ये कई दफ़े लोग कहते हैं कि भाई हम जो हैं बहुत ज़्यादा समाज के प्रति समर्पित हैं, ऐसा नहीं है। वो हमें अपनी जो संतुष्टि मिलती है उससे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो एक तरह का पेमेंट बैक है। यही पे एक बात करना चाहेंगे। अभी अपने सरोकारों की भी बात की, और कहीं ना कहीं समाज सेवा तो बहुत बड़े इसमें हो जाता है, लेकिन फिर भी जो करते हैं उसको हम समाज सेवा मानते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने अभी पिताजी की बात की, क्या पिताजी से ये बातें आई? एक्चुअली कुछ शुरू से ही मेरा झुकाव जो है वो समाजवादी प्रवृत्ति का रहा है जी। जबकि हमारे परिवार में उस तरह का, क्योंकि हम जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जिस कम्युनिटी को हम बिलोंग करते हैं उसमें अधिकांश लोग बिजनेस करने वाले लोग हैं, लेकिन हमारा परिवार ऐसा था जो शिक्षा के प्रति ज़्यादा समर्पित रहा। और हम क्योंकि थोड़ा सा सोशलिस्ट माइंड था हमारा, जब हमारे पिताजी कोडरमा में रहते थे तो उस समय हमने एक लोहिया शील्ड फुटबॉल की चलाई और पूरा जीप ले लेकर घूमते थे और फिर वो शील्ड चली और मैच करवाते थे। ये तो एक समाज में जागृति पैदा हो, ये हमेशा से रहा मन में। और ये जो जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं एक जगह बोल रहा था
तो लड़कियां थी बहुत सारी, तो मैंने उनसे कहा बहुत सी लड़कियां चूड़ियां पहने हुए हैं या पैर में पायल पहने हुए हैं या बड़े बड़े बाल हैं, तो मैं उनको ये बताता था कि ये जो पुरुष समाज है तो उसने क्या किया है कि औरतों को बहुत एक्सप्लॉइट किया। उन्होंने ये कहा कि भाई तुम जो हो बड़े बाल के साथ सुंदर लगती हो, तुम नथ पहनो तो सुंदर लगती हो, कान उसके छेद दिए और नाक में वो डाल दिया, इतनी सारी चूड़ियाँ पहना दी, पायल पहना दी, और ये मैंने कहा ये सब तुम लोग की बेड़ियाँ हैं। औरतों की ड्रेस जो है 6 गज की साड़ी है, अमेरिका वगैरह में भी बड़े बड़े वो उनको पहनाते हैं, 2 आदमी पीछे से पकड़ के चलते हैं शादी के। मतलब औरतों को हमेशा उनकी स्पीड को कम करने की कोशिश की गई, उनकी गति को कम करने को। औरत पीछे पीछे चल रही है, अपना तेज़ी से चल रहा है, अपने आप स्मार्ट बन गया, पैंट कमीज़ ये सब, और औरत को साड़ी और ये पहना दिए, बड़े बड़े झालर वाले कपड़े पहना दिए, उसकी स्पीड को कम करने की कोशिश। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ लड़कियों को कि इन चीज़ों को त्यागो। गुलाबी रंग से अच्छा कोई रंग नहीं होता है। हमारे नाखून गुलाबी हैं, वो काले रंग लेती हैं, पीले रंग लेती हैं, क्योंकि उनको ऐसा कहा गया। शेक्सपियर तक ने कहा कि वुमन दाई फेस इज दाई फेट, मतलब औरत की जो किस्मत है वो उसका चेहरा है, मतलब सुंदरता है। और सुंदरता क्या है? बड़े बाल। सुंदरता की उन्होंने डेफिनेशन बना दी जो कि उसको स्लो करती है। बाल पकड़ के पीटा जा सकता है, बहुत सी बातें थी जो उसको, जब बिल्कुल ही वो नहीं हुआ तो उसको कहा कि हाई हील के सैंडल्स पहनो ताकि स्पीड और कम हो जाए। हाई हील्स के सैंडल मर्द नहीं पहनते, औरतों को पहना दिया। तो एक बार मैं एक अपने कॉलेज में वो हो रहा था फंक्शन, तो एक लंबी सी लड़की थी, तो वो भी हाई हील्स पहने हुए थी। तो मैंने उसको कहा कि छोटी लड़की अपनी हाइट को ज़्यादा दिखाने के लिए पहने तो शायद समझ में थोड़ा आता है, लेकिन तुम क्यों पहने हो, तुम तो इतनी लंबी हो। तो मैंने कहा सच सच बताओ, तो वो बोली कि लोग बोलते हैं इसमें ज़्यादा सेक्सी लगते हैं। तो इस तरह की बातें बच्चों को सिखाई जाती हैं जो कि बहुत ही निगेटिव टाइप की हैं। आज सारे विश्व में ये बात चल रही है कि जो औरतों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, जो अटैक्स हो रहे हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो उसमें लड़कों को भी बताने की ज़रूरत है कि उनकी क्या जिम्मेदारी है इसमें। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हम जब भी कहीं बोलते हैं तो ये बोलते हैं लड़कों को या लड़कियों को हम कहते हैं कि तुम जो हो अपनी स्पीड को बढ़ाओ, अपनी गति को बढ़ाओ, ताकि तुम कंधे से कंधा मिला के चल सको। तो ये सारी बातें जहन में रही हैं हमेशा से। और हमने ना तो दहेज कभी दिया ना लिया। ये मेरा एक प्रकार का, मैं कोई बोस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये एक रिकॉर्ड है। अच्छा, अब आमतौर पर होता है जिस तरह से आप काम करते हैं, जितने क्षेत्रों में आप काम करते हैं, तो घर में अक्सर शिकायत रहती, पत्नी है, बच्चे हैं, ये है, लेकिन आपके यहाँ जो है कि अपने पूरे परिवार को साथ लेके सभी उससे जुड़े रहे। तो ये मैंने आपने जानबूझ के किया कि कैसे आपने उसको परिवार को कैसे बदला? जब हमें नौकरी लग गई तो हमारे पिताजी ने हमसे पूछा कि भाई अब शादी कर लो। तो हमने कहा कि ठीक है, तो कैसी लड़की चाहिए तुमको? हमने कहा कि हमको ऐसी लड़की चाहिए जो बहुत इंटेलिजेंट हो, और ताकि अगर हमारी लड़ाई भी हो तो पड़ोसी न सुने। इंटेलिजेंट होनी चाहिए लड़की बस, और हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि कोई लड़की तुम्हारी नज़र में है ऐसी इंटेलिजेंट? तो हमने इनका नाम बता दिया, क्योंकि हम लोग एक ही जगह रहते थे, आसपास में मकान था हम लोग का। तो हमने कहा कि वो एक लड़की है, अगर आप उससे कर सकते हैं कांटेक्ट। तो हमारे फादर ने इनके फादर को फ़ोन किया कि भारती जो है उसकी शादी की तुम सोच रहे हो कि नहीं? तो बोले हाँ सोच तो रहे हैं, लड़का देख रहे हैं। तो उन्होंने, हमारे फादर ने कहा कि ऐसा ऐसा है, तो बड़ा खुश हो गए। और दहेज भी देना नहीं था हमारे यहाँ, वो जानते थे कि ये लोग उस तरह के नहीं। तो खैर वो हमारी शादी हो गई। मतलब हमें जो सोफ़ा सेट मिला था वो हमारी ससुराल में ही पड़ा रह गया। अब ये यहाँ पे क्योंकि आप शादी की बात की, तो कहा कि आप समाजवादी विचारधारा से के थे, और जिनसे आपने शादी की डॉक्टर भारती कुमार, तो वो
वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की वो रहे हैं। तो जो फिर ये विचारों की कभी लड़ाई हुई, कैसे तालमेल बैठा? देखिए, ऐसा था कि हम जब पहली बार अपने ससुराल गए तो वहाँ पर हेड गवार साहब की फोटो लगी हुई थी जी। हम नहीं पहचाने तो हमने हमारे ससुर वहाँ थे, वो बजरंग दल वाले आदमी थे, तो हमने पूछा कि ये तुम्हारे दादा की फोटो है? तो वो बिगड़ गए, कह रहे तुम हेड गवार को नहीं पहचानते हो, ये वो तो हमने कहा कुछ हम नहीं पहचाने, मेरा ये गलती है, जो भी कहिए हेड गवार को। लेकिन हमने हमेशा ओपन डिस्कशन रखा घर में, खुले रूप से विचार विनिमय। इनको हमने कहा कि भाई, हमने इनको बताया कि किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन होता है वर्ल्ड में, जो पूंजीपति लोग हैं किस तरह से, जैसे हम इनको कहते थे, अब लोग बुरा भी मान जाते हैं उसको, जैसे हम कहते थे कि गीता जितने भी धर्म हैं वो प्रो रिच हैं, पुअर के लिए नहीं बने हैं, वो गरीबों को वो ये कहते हैं कि जैसे मान लिया कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, एक बहुत बड़ा श्लोक है जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित भी है। लेकिन मेरी समझ ये थी कि इसका उपयोग किस तरह से किया गया कि साहब तुम काम करो, फल हम खाएंगे। कर्मण्येवाधिकारस्तु, तुम फल की आशा मत करो, काम तुम करो और फल जो है जमींदार खा रहे हैं। तो हमने कहा कि ये सेंटेंस, इसका गूढ़ अर्थ कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल में है वो एक्सप्लॉइटेशन है, गरीबों का एक्सप्लॉइटेशन है। तो इस तरह की बातें हम लोगों से कहते रहे और करते रहे हैं। बहुत सी चीज़ें इस तरह की हैं जो धर्म में, किसी भी धर्म में, वो सब एक्सप्लॉइटेशन के लिए बने हैं सारे धर्म। तो इसलिए हम कई दफ़े हमसे लोग पूछते हैं कि आप भगवान में विश्वास क्यों नहीं करते? हमने कहा कि भैया आप ये बताओ कि आपके जो भगवान हैं वो सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है, तो 6 साल 5 साल की लड़की का बलात्कार कैसे हो जाता है? अगर वो वहाँ मौजूद भी हैं और सर्वशक्तिमान भी हैं तो जो बलात्कारी की गर्दन क्यों नहीं तोड़ देते हैं? इसके माने दोनों में से एक बात तो गलत है, या तो वो सर्वशक्तिमान नहीं है और या वो मौजूद नहीं है। लेकिन आप तो मानते नहीं हैं, आप कहते हैं वो सब जगह है, खंबे में भी है, आप में भी है, इसमें भी है, उसमें भी है। तो इसलिए हम, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि और भी बहुत से काम है करने के लिए भगवान की तलाश के अलावा। अच्छा, पारिवारिक जो तालमेल की बात हुई, वो तालमेल वाली बात है, कैसे वो तालमेल कैसे बैठा? क्योंकि पत्नी के साथ साथ फिर बच्चे भी जो है आपके साथ उसी तरह उसी धारा में जुड़े। हाँ, देखिए ऐसा पढ़ाई करते हुए बहुत सारे काम करते हैं। बिल्कुल। हमेशा हमने ये देखा, हमने बच्चों को टाइम मैनेजमेंट की बात बहुत अच्छी तरह समझाई जी, और उनसे कहा कि देखो, बिना पढ़े अपने ओपिनियन मत बनाओ। एक बार की बात है कि हमारी बेटी और हम लोग सब एक सभा में गए और वहाँ पर मार्क्स के ऊपर बहुत से लोगों ने बातें बताई कि मार्क्स ने ऐसा कहा, मार्क्स ने ऐसा कहा, लेनिन ने ऐसा कहा। बहुत लोग आ करके वो करते थे। एक तो इनका अपनी पत्नी जो थी डिफरेंट धारा की थी, वो कैसे इसमें आ गई, वो सब डिस्कशन के माध्यम से। दूसरी बात ये है कि जो हमने थिएटर में जब हम इन्वॉल्व हुए तो हमारा जो थिएटर वही कारगर है जो कि लोगों में सही सोच पैदा करे, और ये एक बहुत बड़ा हथियार भी है समाज के लिए। तो हमने थिएटर में प्रोग्रेसिव थिएटर की ओर अपना झुकाव रखा, और क्योंकि पत्नी भी उसमें शामिल हो गई तो धीरे धीरे इनके विचारों में परिवर्तन आने लगा। और मतलब ये भी जो है, लेकिन इनका अभी भी मिक्स्ड वो है, मिक्स्ड सोच है। जैसे अगर मान लिया कि छठ है तो छठ में ये बड़ी श्रद्धा से वो खाएंगी प्रसाद, या मान लिया कि दुर्गा पूजा है तो वो कहेंगे कि चलो ना जरा सा देख के आते हैं, तो मतलब हम भी हाथ जोड़ते हैं। लेकिन हम जो है हाथ जोड़ते हैं इसलिए सिर्फ कि भाई इनको संतुष्ट करने के लिए, या दूसरे लोगों को, या अपने पिताजी को संतुष्ट करने के लिए। हमारे पिताजी ने ये फोटो लगा दिया सब, तो ठीक है, हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हमारे मन में
ये सवाल हमेशा उठते रहे हैं कि जितना भी धर्म है वो सब एक्सप्लॉइटेशन के लिए बनाया गया है और उन रिच लोगों ने ही बनाया है उसको या बनवाया है। ये तो धीरे धीरे बच्चों में भी ये प्रवृत्तियाँ आई और वो भी जो है आज हमारी जो बेटी है, जो हमारा बेटा है, वो भी इनकी सोच के अनुरूप है मेरी सोच के मुकाबले। क्यों? हम अगर मान लिया कि नक्सलवाद को सही मानते हैं तो या वो एक कारण का मतलब नतीजा मानते हैं कि जैसे नक्सलवादी, जैसे हमने एक एग्जांपल दी कि अगर मान लिया कोई हमको आके आज एक थप्पड़ मार दे कोई गुंडा और हम जाके पुलिस थाने में रिपोर्ट कराएं तो पुलिस थाने वाला हम ही को 2 डंडे लगाए और कहे कि तुम जो मतलब या नहीं लिखे, या मान लिया कि किसी कोई बच्चा अपना कंपटीशन में जाता है और उसका नहीं होता है और किसी मंत्री के बेटे का हो जाता है तो वो क्या करेगा? नक्सलवादी बनने के अलावा उसके पास क्या रास्ता है? कहीं उसकी सुनवाई अगर नहीं है तो क्या करेगा? तो इसलिए जैसे मान लिया हम नक्सलवाद को एक नतीजा मानते हैं एक्सप्लॉइटेशन का बाई सम पीपल, उसका नतीजा है, ये लोग हमारे बच्चे शायद उतना नहीं मानते, तो वो मिक्स्ड, वो कहते हैं कि वो हमको नक्सलवाद की बात की है तो मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे नक्सलवाद के बहुत सारे दौर रहे हैं, तो आज जो नक्सलवाद का जो चेहरा है, आज जो उनका तरीका है, आप वो कितना सही मानते हैं? देखो, मुझको ये लगता है कि मैं इस पक्ष में हूँ कि अगर किसी का एक्सप्लॉइटेशन होता है तो बदला लेने की भावना उसमें पैदा होती है और बदला वो तभी ले सकता है जब वो मजबूत बने। कम्युनिस्ट जो फंडामेंटल कम्युनिस्ट है उसने कहा है कि दी पावर कम्स आउट ऑफ द बैरल ऑफ द गन। तो जो अगर गन है एक्सप्लॉइटर के पास, तो एक्सप्लॉइटेड के पास भी अगर गन नहीं होगी तो कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उसमें शामिल हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उसको अपने निजी स्वार्थों के लिए उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, नक्सलिज्म का या उस तरह के निजी स्वार्थ के लिए। ना जैसे अब बिहार को ही ले लीजिए, तो बिहार में वो इलाके जहाँ नक्सलवाद ज़्यादा मजबूत था वहाँ की सड़कें अच्छी बन गई, क्योंकि वो नक्सली जो ओरिजिनल सचमुच के नक्सली थे उन्होंने कहा कि तुम 10% हमको दो, 10% तुम प्रॉफिट करो ठेकेदार को और 80% इसमें लगाओ। जहाँ पर वैसा नहीं है वहाँ पर क्या हो रहा है, ठेकेदार 60% खा रहा है, 40% लगा रहा है, वहाँ पर 80% लग गया। तो एक तरह से जो सेल्फ गवर्नेंस बाय द नक्सलिज्म थी, जो सेल्फ गवर्नेंस, उसके अच्छे नतीजे भी हो सकते थे अगर वो एक्सप्लॉइट। तो आप जिस पार्टी से जुड़े हैं, CPI ML से, तो अब तो चुनाव लड़ते हुए बहुत लंबा अरसा हो गया, बिहार से धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि कम्युनिस्ट पार्टियों का सफाया हो जाएगा, लेकिन इस बार जो अभी चुनाव हुए उसमें आपकी पार्टी का जो है अच्छा अपेक्षा में बहुत अच्छा परिणाम आया है। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं, मतलब क्या विचार लोगों का रुझान फिर से उधर हो रहा है? हमको पार्टी के अंदर हमको विरोधी माना जाता है। अच्छा, इसलिए विरोधी माना जाता है कि एक तो हम इलेक्शन के खिलाफ विरोध करते हैं, खिलाफ रहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं जब भी आप इलेक्शन के उसमें पढ़ते हैं तो आपको वो सारे कंडे इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जातिवाद हो या पैसा बाकी पार्टियां करती हैं, जो बाकी पार्टियां करती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि पहले ग्रास रूट लेवल पर काम ज़्यादा होना चाहिए बनस्पत इलेक्शन के, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि हम पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर दोनों तरफ लड़ाई करेंगे। लेकिन आज जो है अगर RJD जिसने कि चंद्रशेखर को मारा उसके साथ आप हाथ मिलाते हो तो मुझे ये मंजूर नहीं होता है कहीं ना कहीं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि एक सशस्त्र दस्ते होने चाहिए जो कि फाइट कर सकें इन लोगों से। एनिहिलेशन ऑफ द बुर्जुआ ये शायद सही नहीं है, लेकिन ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि अगर मान लिया कि चंद्रशेखर जैसे व्यक्ति की सुरक्षा की
का प्रबंध तो ज़रूर होना चाहिए था। या आज जैसे मान लिया कि हमारे महासचिव हैं, उनकी सुरक्षा का इंतजाम है। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, बहुत मामूली सा। हम एक मीटिंग में गए तो एक नेत्री हैं बहुत बड़ी, सीपीआई माले लिबरेशन की। उन्होंने कहा कि कल जो सभा हुई थी उसकी बड़ी अच्छी कवरेज आई। तो हमारा ये रिएक्शन था कि यही तो खतरा है। अगर लिबरेशन की बहुत अच्छी कवरेज अखबारों में आने लगे, इसके माने ये हैं कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसको आपसे खतरा कम हो गया, उसको आपसे कोई खतरा नहीं, इसीलिए वो आपको ज़्यादा पब्लिसिटी दे रहा है। तो पेपर में छपने से बहुत खुश नहीं होना चाहिए। इसके माने पूंजीवादी व्यवस्था अब आपको खतरा नहीं मान रही है, और वो सच है। आज जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, जो एक ज़माने में खतरा थी उन लोगों के लिए, वो आज खतरा नहीं। इसीलिए अच्छा, आज की जो युवा पीढ़ी है, एक सेकंड भाई, अभी जो परसों करेंगे, परसों सुबह जल्दी हम परसों निकलने वाले हैं क्या? परसों नहीं, कल अभी 12 बजे विमल भैया विमल जैन है ना, आज की जो युवा पीढ़ी है, आपको वो आपको कैसी लगती है वो पीढ़ी? क्योंकि बहुत विचारों के प्रति बहुत ज़्यादा उनका झुकाव नहीं होता है, भावनाएं कहीं ना कहीं भावनाओं का अभाव भी होता है। वो बहुत ज़्यादा एक फोकस्ड, सो कॉल्ड फोकस्ड, वो अपना फोकस है, फायदे की बात सोचते हैं। तो अब ये जो बदलाव की जो बात है, और हमने भी कहा परिणाम जो आया है बिहार के लिए खासकर, वो सीपीआई एमएल का बहुत अच्छा है। इस बीच में तो इसको कैसे देखते हैं? युवा पीढ़ी का जब तक नहीं होगा, वहाँ बदलाव में भागीदार नहीं होंगे, तब तक कैसे ये परिवर्तन होगा? देखिए, ऐसा है कि युवा पीढ़ी जो है वो बहुत दबाव में है, बहुत ज़्यादा दबाव में है कि हमारा रोजी रोटी का कल इंतजाम कैसे होगा। ये बहुत बड़ा दबाव आज है युवा पीढ़ी के ऊपर कि कल को क्या करेंगे। इसीलिए ये जितनी भी पार्टियां हैं, कोई कहती है कि हम इतनी नौकरियां देंगे, कोई कहती है इतनी नौकरियां देंगे, और उनके अंदर एक वो पैदा होता है बाल के भाई ठीक है हमें इतनी नौकरियां मिल जाएंगी। लेकिन संशय है लोगों के मन में, युवा पीढ़ी के मन में। एक पूंजीपति जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, आज आप देखो एक चीज़ मैं इस संदर्भ में बताता हूँ थोड़ा हट के, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ले लो। कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों इतने बढ़ गए? हजारों करोड़ रुपए का उसमें आमदनी है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, और ये क्यों बढ़ गए कोचिंग इंस्टीट्यूट? ये एक साजिश है। साजिश क्या है कि जो कंपटीशन होते हैं, जो परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो आईएएस की परीक्षाएं हों, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज की परीक्षाएं हों, चाहे वो आईआईटी में एंट्रेंस की परीक्षाएं हों, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में परीक्षाएं हों, उन सबके जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं उनमें और जो इंटरमीडिएट की पढ़ाई होती है उनमें महान अंतर है। जो बीए में जो आपको पढ़ाया जाता है और जो क्वेश्चन आईएएस में आते हैं उनमें महान अंतर होता है। उस अंतर को भरने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल जाते हैं। वो अंतर नहीं होना चाहिए। जो आप बीए में आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया है उसी स्टैंडर्ड के सवाल अगर आप पूछें तब भी वही लोग सेलेक्ट होंगे। मजेदार बात यही है, कोचिंग के बाद भी वही लोग सेलेक्ट होंगे, और कोचिंग अगर ना होती तब भी वही लोग सेलेक्ट होते, मोटा मोटी तौर पर। तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर ने एक तरह का दबाव बना रखा है, और वो लूट एक तरह की है। बेचारे जो एक बहुत ही ऑर्डिनरी आदमी है, चाय की दुकान है उनकी, और उनका लड़का जो है उसको भी उन्होंने कोचिंग करवानी पड़ी, और उन्होंने मतलब अपने गहने बेच के ला कर कोचिंग इंस्टीट्यूट को दिया, और तब वो उसमें कंप्लीट किया। अब जब वो कंप्लीट करके जाएगा तो वो युवा पीढ़ी का वो लड़का, वो पहला वो 1 लाख रुपया जो उसने खर्च किया उसके बाद में वो कमाने की कोशिश करे। तो एक तरह का ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो उस लूटता भी है और लूटने के लिए प्रेरित भी करता है। तो युवा पीढ़ी के साथ एक बड़ा अन्याय इस समय हो रहा है कि वो जो है उसको उसके ऊपर एक
मेंटल प्रेशर डाला जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है ये तो एक आम बात हो गई, लेकिन चूंकि अभी हम जब बात कर रहे हैं तो ये कोरोना का काल चल रहा है। कोरोना में बहुत सारे परिवर्तन हुए, हमारे जो चीज़ें टूटी हैं, बेरोजगारी और बढ़ गई है। तो अभी आप जो युवा पीढ़ी की मनस्थिति की बात हो रही थी, इस वक्त उनकी मनस्थिति के बारे में, बाकी लोगों की मनस्थिति के बारे में क्या आप? देखो, मनस्थिति ये है कि कोई भी लड़का जो उसका, जैसे मान लिया कि कोई 18 साल का बच्चा है और उसके पिता कोई काम करते हैं, उनकी आमदनी बहुत कम हो गई, तो वो उसको जो मोबाइल है उसमें भी वो पैसा नहीं डाल पा रहा है, तो वो टेंशन में रहता है। हमने एक आर्टिकल लिखा था कि मोबाइल अगर किसी बच्चे का खो जाता है या मिस हो जाता है तो वो बहुत हाई टेंशन में आ जाता है। अब अगर उसको उसके पैसे नहीं मिल रहे हैं कि मतलब उसको वो करे, तो वो क्या करेगा, कहाँ से लाएगा वो पैसा अपने मोबाइल को, उसको गाना सुनना है या उसको व्हाटएवर। और अभी तो जो ये चल रहे हैं क्लासेस चल रहे हैं ऑनलाइन, उसके लिए इस तरह का मोबाइल चाहिए, नहीं है उसके पास तो वो परेशान है। तो इससे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी बढ़ावा आने की संभावना बन जाती है और उसकी मानसिकता उधर ढल जाती है। तो ऑनलाइन क्लासेस की बात हमने की, तो इसका मतलब वो भी गरीबों के खिलाफ है एक तरह से। हाँ, वो सिस्टम ही बिल्कुल 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 ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि ऑनलाइन जो है क्लासेस जो है, ऑनलाइन सिस्टम ऑफ क्लासेस जो है मतलब पढ़ाई का, वो अब एक तरह से हमारा हिस्सा, जीवन का हिस्सा हो जाएगा। जीवन का हिस्सा हो जाएगा। देखिए, जैसे मान लिया कि इंडिया की, आप कहते हो कि इंडिया की इकोनॉमी जो है बहुत स्ट्रांग हो गई है और वो जो है हम 2030 में हम जो है नंबर 3 में आ जाएंगे वगैरह वगैरह लोग बोलते रहते हैं। कैसे, किस चीज़ से हुई है इकोनॉमी हमारी डेवलपमेंट? कौन सी प्रोडक्शन हमारा बढ़ा है? मोबाइल्स का। हमारा जो प्रोडक्शन है आज जो है भारतवर्ष में, मान लिया 25 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है या 40 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है और एक एक मोबाइल की कीमत को 40 करोड़ से मल्टीप्लाई करिएगा तो इकोनॉमी बूस्ट कर ही जाएगी। लगेगा कि बाप रे बाप क्या इकोनॉमी हो गई, लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्ट तो वो नहीं है। फैक्ट जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इकोनॉमी के, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है या कपड़ा का प्रोडक्शन है, उसमें तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।